नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पूरे देश में राम नाम की धूम मची है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित है। 500 साल की लड़ाई पर भगवान राम आज 22 तारीख को अपने भवन में विराजेंगे। उसकी दिव्यता, भव्यता अलौकिक और अद्वितीय होगी। राजनीति में बनने वाले लोग अभी डबल माइंडेड हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि क्यों जाना चाहिए। इन सब दोराहों पर खड़े राजनीति के बीच अहम मुद्दा है कि 2024 का चुनावी मुद्दा क्या होगा। मैं जब महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने आने के लिए अपना कैमरा खोला तो मुझे खुद में ही हंसी आने लगी। मैं कहा कि क्या यह भी अब मुद्दा रह गया है कि 2024 में चुनावी मुद्दा क्या होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी देश में दो ध्रुव है, एक भाजपा है और एक भाजपा विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि वो राम नाम के बैसाखी के सहारे 2024 की वैतरणी पार करने की योजना बना चुकी है पहले से ही। दूसरा, जो भाजपा के विरोधी हैं, उन्होंने अब तक यह निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि उनको इस बहती गंगा में डुबकी लगानी है, आचमन करना है या बिल्कुल इससे दूर रहना है। यह तो रहा धार्मिक पॉइंट। हम सामाजिक लोग हैं, राजनीति को धर्म में नहीं जोड़ते, धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते, तो मुद्दा पर जोड़ते हैं। तो मुद्दा क्या है? भाजपा के पास एक नेता है, एक नियत है और एक नेतृत्व है। भाजपा विरोधियों के पास अभी तक कोई नेता नहीं है। जितनी पार्टी है उतना नेता है, उतनी नीति है, उतनी नियम है। जैसे उन लोगों ने घोषणा किया था कि इंडिया गठबंधन बनाएंगे, जिसको इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, I.N.E.I. वाला। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबले का ख्वाब था। हमको भी लगा था जब उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि भाजपा के सामने सिर्फ एक ही उम्मीदवार रह गया था और एक उम्मीदवार होने की वजह से 1 by 1 के इलेक्शन में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। मुझे लगा कि इसको देखते हुए जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो जो 3 राज्य का चुनाव बीत चुका, मतलब तब होने वाला था, को आधार मान करके और देशवासियों के सामने यह संदेश देंगे कि भाई हम भाजपा से मुकाबला करने के लिए तन मन और समर्पण से लगे हैं और देखिए हम 1 by 1 कर रहे हैं, एक के मुकाबले एक। और पूरे तीनों मतलब विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा और देशवासियों के सामने विकल्प चुनने का मौका होगा कि या तो आप भाजपा को चुनिए या भाजपा के विरोधियों को चुनिए। लेकिन ऐसा ना हो सका। परिणाम, भाजपा के हाथ में सरकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को तो यह मुगालता था कि भाजपा यहां जमानत नहीं बचा पाएगी। तभी कमलनाथ ने अखिलेश यादव का सार्वजनिक अपमान किया था। अखिलेश जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और चेहरा है, युवा और होनहार है, उनसे उनके राजनीति से मेरा इत्तेफाक होगा न होगा, मैं उनके राजनीति को मानूंगा न मानूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं अखिलेश जी को अखिलेश फखलेश नहीं कह सकता, क्योंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस परिस्थिति में कैसे रहे वो एक मुद्दा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर मतदान हुआ था और मुलायम सिंह जी ने अपने पुत्र को गद्दी संभाल दिया, वो विवाद अलग है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो शख्सियत रह चुका हो, उसके लिए सार्वजनिक मंच पर प्रेस में इस तरह की हल्की बयानबाजी
आपके ओछे मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा था। ये मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छा नहीं लगा, परिणाम आपके सामने है। खैर, अब सवाल यह है कि इस तरह की परिस्थिति में इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके प्रवक्ता सार्वजनिक टीवी डिबेट में, कार्यक्रम में, मंच से, राजनीतिक जलसे में, भाषण में अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। आप अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए तो वो कह रहा है कि अखिलेश से ज्यादा पोटेंशियल किसी में नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, बोला जी राहुल गांधी से बड़ा नेता तो कोई अभी है ही नहीं है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद और हंसी मुझे तब आई जब प्रियंका ने कहा, मतलब प्रियंका चतुर्वेदी जो पहले कांग्रेस प्रवक्ता थी और अब शिवसेना में चली गई है, उसने कहा कि कोरोना काल में जो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को संभाला उसको देखते हुए अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे में पोटेंशियल है और वही एकमात्र प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। प्रियंका चोपड़ा को कहते हुए जुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए, क्योंकि राजनीतिक लोगों की खूबी यही है कि वो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि उनको खुद ही संदेह हो जाता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। श्री उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद कार्यालय एक बार भी नहीं गए थे, अपने घर से ही चला रहे थे। कुछ अस्वस्थता थी और कुछ घमंड था। परिणाम यह हुआ कि उनका अपना ही सिपहसालार उनको अपदस्थ कर दिया और बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी और लोगों के मन में जो भ्रम था कि बाला साहब ठाकरे के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत किसमें है, उन्हीं के एक सिपाही ने बता दिया उनको अपदस्थ करके। खैर, यह राजनीति का मुद्दा, मतलब पार्टी अपदस्थ करने के कारण नहीं है। कारण है कि जो मुद्दा है वो है 2024 में चुनावी मुद्दा क्या हो। तो मित्रों, एक तो मोदी वाला क्लियर है, मोदी के विरोधियों का करे, क्योंकि राजनीति तो तभी होगी ना जब दो ध्रुव होंगे, दो लोग होंगे। एक आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो चुनाव ही नहीं होगा। एक आदमी के सामने एक आदमी चाहिए। आते हैं मायावती पर। सबसे पुरानी है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। मायावती चुप है, उनकी अपनी मजबूरी भी होगी, उनकी परिस्थिति भी होगी, जो कारण हो मैं उस कारण पर नहीं जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा कि उनकी परिस्थिति क्या है, तो वो चुप है। दूसरे जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला मेरे से ही सीधा भाजपा का। हमसे कुछ सीट चाहते हो तो बात करो, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं, मेरी तैयारी पूरे 80 सीटों पर है। ये मैं मेरे कान में नहीं कहा, सब ने कहा है। आप सब गूगल करके देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा वरिष्ठतम श्रेणी आता है वो आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी लगातार 3 बार अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। उनके सरकार बनाने के तरीके पर प्रश्न उठ सकता है, लेकिन सरकार कायम है इस पर तो कोई प्रश्न नहीं होता। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि ईवीएम हैक करके की, पुलिस बल के प्रयोग से की, मारपीट के कई, जैसे भी की एन केन प्रक्रिया सत्ता में है, यह सच्चाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा से मुकाबला सिर्फ मैं करूंगी और मेरे से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। मेरे से बात करनी हो तो आप बंगाल के बाहर बात करिए, बंगाल में सारे सीटों पर मेरी तैयारी और मैं लड़ूंगी। आते हैं नीतीश कुमार, बिहार के पुराने नेता है। नीतीश कुमार की स्थिति क्या है यह नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है, भगवान जाने। वो 24 के चुनाव के पहले तक कहां रहेंगे, क्या करेंगे, अभी वो असमंजस में है। लालू प्रसाद ने उनको सब विभाग दिखाया था कि आपको इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना पड़ेगा और करना चाहिए। भाजपा विरोध में आप ही एकमात्र ईमानदार छवि और चेहरा है, हम आपको उसका चेयरपर्सन घोषित करेंगे। इंडी गठबंधन की 3 बार मीटिंग हुई, कुछ नहीं निकला। अंतिम में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव कर दिया, नीतीश कुमार के सामने से प्लेट खिसका दिया। अब नीतीश कुमार का स्थिति बड़ी बुरी है, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। तो अब बिहार में वापस सत्ता को मजबूती से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने प्लान बी के तहत ललन सिंह को उकसाया और बताया कि भाई मुख्यमंत्री मेरे बेटे को बनाओ, तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को बनाएंगे, हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे।
उसका कारण हुआ कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से अपदस्थ करना पड़ा। नीतीश कुमार ने बागडोर खुद संभाली। मतलब बिहार में अभी स्पष्टता नहीं है। बिहार से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तेजस्वी को तो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने में संघर्ष करना पड़ रहा है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं कहा जा सकता। चलते हैं दक्षिण में। तमिलनाडु के जो नेता हैं उन लोगों का जो वक्तव्य आ रहा है वह यह बता रहा है कि वो तमिलनाडु में ही अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं और उसी में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण का मन में एक मात्र भी ख्याल होता, रत्ती भर भी प्रश्न होता, तो वो यह नहीं कहते कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है जिसका परमानेंट इलाज ही करना पड़ेगा, इससे बचाव उपाय नहीं है। उनका दूसरा नेता जो कि केंद्र में मंत्री भी था, वह कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग तमिलनाडु में आते हैं शौचालय साफ करने के लिए। मतलब एक देश के सबसे बड़े भूभाग में हिंदी बोली जाती है, तमिल सिर्फ तमिल में बोला जाता है और बाकी के जो 29 राज्य हैं उसमें हिंदी बोली जाती है या हिंदी समझी जाती है। कुछ दक्षिण के राज्य जैसे कन्नड़ है, कर्नाटका है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, 4-5-6 राज्यों को छोड़ दे तो बाकी हिंदी भाषी क्षेत्र है वो पूरे क्षेत्र को शौचालय साफ करने वाला बोल दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसको अपने क्षेत्र की राजनीति में मजबूती चाहिए, पूरे देश के राजनीति से कोई मतलब नहीं है। एक पार्ट वो है। केरल का मुस्लिम लीग कह चुका है कि भाई राम मंदिर में जो निमंत्रण आप लोगों को मिल रहा है, अगर आप उसमें जाएंगे तो फिर यह गठबंधन पर विचार करना पड़ेगा कि यह गठबंधन रहेगा, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। विपक्ष के करीब करीब सभी लोगों का यही मत है। जो आपस में ही लड़ रहे हैं वो मोदी जैसे धुरंधर से क्या लड़ पाएंगे, यह देखने वाली बात है। तो चुनावी मुद्दा चाहे जो हो, लड़ाई तो कहीं मुद्दा है ही नहीं और ना ही मुद्दा दिख रहा है। ऐसे में हम जैसे लोग जो लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, उनको निराशा लगती है। मेरी दिल इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व 2024 में भी मिले, क्योंकि स्पष्ट निर्णय लेने वाला और देश के प्रति समर्पित नेता क्या करता है आज अयोध्या में दिखा। आप कह सकते हैं कि राकेश परमार तुम हिंदू हो इसीलिए राम मंदिर बनने पर प्रसन्न हो। अगर मैं मुसलमान भी होता और भारत के प्रति मेरा प्यार होता तो मैं राम मंदिर बनने पर खुश होता। वो क्यों खुश होता उसके 2-4 कारण आपको बता देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका पावरफुल और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र इसलिए नहीं है कि मेरे पास तोपखाने हैं और बंदूकों और बम की फैक्ट्री है, नहीं, वह सशक्त इसलिए है कि मेरी सड़कें बहुत शानदार है और सड़क है तभी मैं इकोनॉमिक रूप से मजबूत हुआ हूं। आज भारत में जिस तरह की सड़कें बन रही है, यातायात का और का साधन बन रहा है, वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। 1 मिनट के लिए मैं आपको कह दूं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं है, है ही नहीं। आज एयरपोर्ट का तो उद्घाटन हो गया, आज रेल का उद्घाटन हो गया, 5 नई ट्रेनें वहां से चली जो तमिलनाडु, केरल, बॉम्बे तक जाएंगी। तो मान लीजिए कि अयोध्या के आसपास जो सब्जी वाला होगा, जो वहां का सीजनी फल फूल का कारोबारी होगा, वो वंदे भारत और त्वरित ट्रेनों से सीधे मुंबई ले जाकर के 2 दिन के अंदर वहां से बेच करके आ जाएगा, जो वहां उसका सड़ जाता था। उदाहरण के रूप में मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बलिया का रहने वाला हूं, मेरा आम का बाग है। अब थोड़ा सा कहते वक्त झिझक हो रही है, आप इसको बुरा मत मानिएगा। जैसे हम लोग क्षत्रिय परिवार से हैं और हमारे यहाँ आम के बाग को बेचना तौहीन मानी जाती है, शर्म माना जाता है। जैसे हम लोग आम बेच नहीं सकते, वो गांव के लोग खाते हैं, हम सब खाते हैं। अब जब हम लोग दिल्ली में आए और आम 100 रुपये और 50 रुपये किलो खरीदना पड़ा तो एक लालच है कि यार ये आम हम नहीं बेच सकते तो कम से कम किसी को दे दें कि आप मेरी बाग खरीद लो, फसल तो कम से कम खरीद लो। बाग नहीं बेचेंगे तभी ना कि यार इनका बेटा बेचने लगा खेत बाजार जमीन। फसल तो बेच सकते हैं, जब फसल ज्यादा होगी, गेहूं ज्यादा होगी तो हम बेचते नहीं है। जैसे हमारे खेत में बहुत ज्यादा गेहूं होता है तो हम बेच नहीं देते अपने खाने के बाद का, तो आम का फसल बेचने में क्या बुराई है। लेकिन तब क्या था कि कहां आम बेचें, किधर बेचें,
गांव के लोग कितना रुपए में लेंगे? अगर सड़कें बढ़िया होती, दिल्ली बलिया और लखनऊ तक की सड़कें होती तो वहां से लखनऊ आ जाता। जो 100 रुपए किलो दिल्ली में आम है, 2 दिन में दिल्ली आता तो मेरा यहाँ 2 रुपए किलो आम था, यहाँ 100 रुपए किलो मिलता। रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन खर्च करके फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा आमदनी होती। आज वो स्थिति बन गई है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इधर आगरा एक्सप्रेस है, इधर लखनऊ एक्सप्रेस है। मतलब मेरे बलिया से लेकर के दिल्ली तक सड़क है, 14-15 घंटे में मैं अपने गाड़ी से पहुंच जा रहा हूं। तो ट्रक वाला 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आकर के वो आम बेच सकता है और मुझे मालामाल कर सकता है। तो मेरा जो आम सड़ रहा है, हमारे गांव के लोग मुफ्त में खा रहे हैं, मुझे आर्थिक फायदा मिल जाएगा। और पैसा किसको बुरा लग रहा है? अगर वो 1 नंबर से आ रहा है तो उसमें कोई शर्म संकोच भी नहीं है। उसी तरह से एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट बनने से हमारे अयोध्या के आसपास जो ये बुनकर समुदाय रहते हैं, अदोही भदोही, ये सारे छोटे छोटे बुनकर रहते हैं जो तौलिया बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी बनाते हैं। बनारसी साड़ी का तो आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में बड़ा नाम है। आप दक्षिण की साड़ी, कांजीवरम साड़ी, और वो साड़ियों का नाम इसलिए सुना है कि वहां की सड़कें बढ़िया थी और वो मार्केट पकड़ा था पूरे देश भर में। और बनारस में सड़कें नहीं थी, इसलिए बनारसी साड़ी का मार्केट बहुत दुनिया में नहीं फैल पाया। आज जब बनारस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया है तो बनारस साड़ी दुनिया भर में सप्लाई होगा। और बुनकर कौन है? मुसलमान है। बुनकर कौन है? धानुक है। बुनकर कौन है? वो विभिन्न जाति के लोग हैं। मतलब वह जिनको दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की जाति कही जाती है, जिसको मुस्लिम कहा जाता है, वो सब सीधा सीधा लाभान्वित होंगे। मुसलमान राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा, वहां से व्यापार करने तो जाएगा। तो एयरपोर्ट बनने से राम का भक्तों का भला हुआ या वो जो लोग वहां पर आ रहे हैं उसका भला हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि अयोध्या में जितने ये कलावा है ना, जो ये मैं बांधा हुआ हूं, ये कलावा, जितने चुनरी, चादर, प्रसाद की दुकानें हैं, वो 90% से ज्यादा मुसलमानों की हैं। आज एक टीवी चैनल पर दिखा रहा था कि वहां पर जो खड़ाऊ का कारोबार है, कह रहा था कि जी पहले तो 200-300 खड़ाऊ बिकते थे, अब लाखों में ऑर्डर आ रहा है। हम परेशान हैं कि 2-4 मशीन हमने और क्यों नहीं खरीद लिया, हमको तो उम्मीद ही नहीं थी इतनी बिकेगी। और वो मुसलमान भी आते। तो जब सड़कें बनी है तो यातायात बनेगा, व्यवसाय बनेगा। बनारस उसका उदाहरण है। बनारस में भोलेनाथ के मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ और विश्वनाथ सर्किट बना तो वहां की इकोनॉमी कई 100 गुना बढ़ गई। और आज बनारस के सरकारी आंकड़ा है कि विश्वनाथ सर्किट बनने से पहले, बाबा भोलेनाथ की नगरी का जीर्णोद्धार से पहले, जो वहां पर इकोनॉमी का फ्लो था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और हमको मान लीजिए, हमको विश्वनाथ बाबा क्या नहीं जाना है, हमको नहीं आस्था है बाबा भोलेनाथ में, भाई सड़क से बलिया तो जाना है। और सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई तो उस पर कोई जरूरी है कि रामे चलेंगे, राम भक्त चलेंगे, वहां पर रहीम भी चलेगा, जीसस भी चलेगा, वाहे गुरु के जानने वाले भी चलेंगे। सड़कें तो पूछ करके नहीं चलती। सड़क पर तो जाइए और टोल टैक्स दीजिए और फराटे से दौड़ लगाइए। तो नरेंद्र मोदी के होने से निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अब 2 बातें और आपको बता देता हूं, या जरा हंसने के लिए लीजिए या सीरियस लीजिए। एक कहानी आपको बताता हूं। एक इलाके का बड़ा मशहूर गुंडा था। उसके खौफ से पूरा इलाका खौफ ज्यादा था। वो जहां निकल जाता था लोग घर गली छोड़ के भाग जाते थे। उसने नाई को बोला कि सुनो, मेरी दाढ़ी बना दो, बाल भी काट देना, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर कहीं ब्लेड से खरोच लग गई मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अब वो जिस नाई के पास जब हाथ जोड़ के चल, नहीं महाराज जी मैं नहीं काटूंगा। एक नया लड़का था, बोला आओ जी बैठो। उसने दाढ़ी बनाया, बाल काटा। वो बड़ा खुश हुआ, बोला यार मुंह मांगी रकम तेरे को दूंगा, यार तू तो बड़ा निडर है, तेरे को डर नहीं लगा? तो नाई ने बोला डर किस बात का महाराज? बोला यार तेरे को मैंने बोला था ना कि अगर मेरे को खरोच आ जाती तो मेरे को गोली मार देता। बोला महाराज अगर आप मेरे काटने से आपको खरोच आता तो मैं पहले आपका गला काट देता। आप, क्योंकि मुझे पता था थोड़ी सी कट हो जाती, आप मुझे गोली मार देते, तो इसके पहले कि आप मुझे गोली मारते मैं आपका गला काट देता। वो गुंडा थरथरा के एकदम पसीना पसीना हो गया। यही हाल आज नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी वो
छोटे से बच्चे के हाथ में उस तरह वाला हाल है कि अगर मुझे लगेगा कि थोड़ी सी खरोच आएगी तो मैं तेरा गला ही काट दूंगा। 377 के बाद कहा जाता 370 के लिए कि 370 छू के तो देखो। न सिर्फ छुआ गया, उसको हटाया गया और किसी की औकात नहीं थी कि कुछ बोल सके। 35 के लिए यही कहा गया था। 3 तलाक में कहा गया था कि कत्लेआम हो जाएगा, 3 तलाक पर चर्चा ही मत करो। 3 तलाक भी हटा। मतलब नरेंद्र मोदी अच्छा निर्णय ले रहे, बुरा निर्णय ले रहे, इस पर विवाद हो सकता है। किसी को यह कहा जा सके कि समान नागरिक संहिता इस देश में कोहराम मचाएगा, किसी को कहा जा सकता है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस देश में कोहराम मचा देगा। आप कहिए, उसका विरोध करिए, लेकिन अगर वो निर्णय मोदी को लेना है तो लेना है, फिर वो किसी से डरना नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। और न सिर्फ देश के राजनीति में, दुनिया के राजनीति में। वीडियो लंबा नहीं करूंगा, एक बात कह के बंद करूंगा। 26 जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को हम दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, और यह 2, 4, 5, 6 महीना पहले का कार्यक्रम है, क्योंकि कोई राकेश परमार है नहीं कि फोन करो आ जाएंगे। 2 देशों का मामला होता है, कई टर्म्स पर मीटिंगें होती हैं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इस सब सौदा तय किया जाता है। और जब अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को बुलाया जाए तो यह प्रोटोकॉल थोड़ा और लंबा हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को बोला गया था। लेकिन इधर कुछ जो घटना घटा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने सेल्फ निर्णय लेना शुरू कर दिया, दुनिया में एक्ट एज ए सुपर पावर किया, अमेरिका की जल गई। और इन मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जनवरी में बड़ी सर्दी पड़ती है दिल्ली में, मैं नहीं आऊंगा, मेरी अवस्था बढ़ी होगी, मेरी उम्र बढ़ा है। ऐसे तो मैं नहीं कर सकता कि तुम्हारे सुपर पावर से मैं जल के नहीं आ रहा हूं। मोदी जी ने कहा, ये मस्त, बड़ी खुशी की बात है कि तुम बताओ। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुला लिया। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीति नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या फर्क पड़ा। अमेरिका का मुख्य शक्ति जो है उसका हथियार है, वो दुनिया भर में हथियार बेच करके मालामाल होता है। और फ्रांस का भी मुख्य व्यवसाय हथियार है, मतलब हथियार के व्यवसाय में फ्रांस अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी है। हम फ्रांस से राफेल लिए हैं और कई तरह की सामरिक साझेदारी मेरी और सौदेबाजी मेरी फ्रांस के साथ है। अमेरिका उस पर उंगली डालता है, कहता है हमसे लीजिए, हम रूस से लेते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत को जितनी भी आयुध भंडारण की आवश्यकता है वो सिर्फ मेरे से ले, किसी से ना ले। ये बिजनेस में हर आदमी चाहता है। मैं भी अगर सब्जी का दुकान खोला हूं तो मैं चाहूंगा दुनिया के सारे लोग मेरे से सब्जी लें, दूसरे वाले से क्यों ले रहे। इसमें अमेरिका कहीं गलत नहीं, लेकिन मैं तो अपना फायदा देखूंगा, मुझे कहां जाना है। स्थिति यह है कि मेरे विदेश मंत्री के रूस दौरे पर रूस का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके विदेश मंत्री से मिल रहा है। इसके पहले रूस का राष्ट्रपति के समकक्ष से नीचे आदमी से अपने ऑफिस में नहीं मिला है। उनके ऑफिस में जाकर मिलने की तो बात छोड़िए, आज देश दुनिया में भारत की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया आज मोदी की मुरीद है, तो दुनिया को मुरीद बनाने वाले मोदी के अपने लोग मोदी के मुरीद क्यों नहीं होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और अब तक के कार्यकाल में 10 साल का कार्यकाल करीब करीब पूरा होने वाला है, 4-5 महीना रह रहा है। इस 4-5 महीने रह रहे कार्यकाल में अब तक कोई ऐसा काम नहीं आया जिसमें मोदी को अपदस्थ करने के लिए भारत में माहौल बने, या यूं कहिए कि विपक्ष ऐसा कोई बड़ा मुद्दा मोदी के विरुद्ध नहीं तला सका जिससे मोदी के विरुद्ध जनमानस का मन बने। तो मुद्दा के अभाव में मोदी महानतम के श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो मोदी के विरोधी हैं उनकी लामबंदी मोदी के मुकाबले बिल्कुल कमजोर है। मैं एक मतदाता के रूप में मतदान देने जाऊंगा तो बटन दबाने के पहले यही सोचूंगा कि अगर मैं एनडीए को मतदान देता हूं तो स्पष्ट है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा प्रधानमंत्री बुरा प्रधानमंत्री वो अलग बहस है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे यह बहस का विषय नहीं, यह अनडाउटेबल है। लेकिन अगर मैं मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन को मतदान देता हूं तो वहां 400 लोग प्रधानमंत्री बनने के श्रेणी में खड़े हैं। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी क्या नीति होगी, वो देश को कैसे लेकर के जाएगा, यह कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं कंफ्यूजन वाले को मतदान क्यों दूंगा, यह बात
विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है जब मुझे समझ में आ रही है। तो आज का मुद्दा यही था कि जब पूरी दुनिया राममय है और भाजपा सीधे राम को राजनीतिक मुद्दा के रूप में भुला रही है, तो ऐसे माहौल में राजनीति का मुद्दा क्या होगा तब, जबकि विपक्ष मुद्दा विहीन है और नेता विहीन है। विचार जरूर करिएगा। वैसे मैं चाहूंगा कि भगवान राम आप सब पर अपना कृपा बनाए रहें और राम की कृपा से आपका सब काम कुशल मंगल और आनंद से हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश पवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय।